तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, पूरा लिख दो, लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स आपका किस टाइप का होगा, यह ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का। यस सर। ठीक है, जहां जाहिर सी बात है बी कैसा होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो। और यदि ए एक्स इक्वल टू बी है, यदि हमें फॉर एग्जाम्पल कुछ इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो लाइक 2x प्लस 3y ले लो एंड 3x प्लस 2y ले लो, इज इक्वल टू यहाँ 2 ले लो, यहाँ इक्वल टू 3 ले लो। सो यह आपके पास क्या है, यहाँ देखो आप ध्यान से, ए की मतलब क्या हो गया, 2 3 एंड 3 2, यही तो होगा। कैपिटल यस एक्स सर। क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, एंड कैपिटल बी क्या हो गया, 2 एंड 3। सो राइट हैंड साइड जो है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म आपका है वो कैसा है, नॉन जीरो। इट मीन्स यह जो आपके पास सिस्टम लिखा हुआ है कैसा है, सिस्टम ऑफ नॉन नॉन होमोजेनियस लीनियर होमोजीनियस। इक्वेशन। समझ पा रहे हो मेरी बात। चलो अब यहाँ आ जाओ, याद करो जब मैंने होमोजीनियस आपको बताया हुआ था, ठीक है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। तो वह कैसा था, ए एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का था, राइट। सो यस सर। यहाँ पे मैं क्या बोला था कि x इक्वल टू जीरो हमेशा इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स क्या हो गया कि x इक्वल टू जीरो, तो इसका हमेशा सोल्यूशन बनेगा ना, यस सर। राइट। उसके बाद से सपोज करो यह मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की थी, मान लो m क्रॉस n की थी। तो हमने क्या बोला था कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वह यदि n के इक्वल हो, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, राइट। सो उस केस में आपके पास क्या था, यूनिक सोल्यूशन था, याद करो। यस सर। और नल वह सॉल्यूशन या और फिर वह यूनिक ट्रिवियल। सोल्यूशन कुछ और नहीं क्या था, जीरो सोल्यूशन ही तो था। यस सर। इसमें कोई दिक्कत। एंड उसके बाद नो। यदि उस मैट्रिक्स का रैंक सपोज करो आर हमने लिया हुआ है, और वह कैसा है, लेस देन एन है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, स्मॉलर है। सो उस केस में उसके पास क्या थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन थे। यस सर। ठीक नॉन है, ट्रिवियल। अब जब इनफाइनाइट सोल्यूशन थे, यानी कि यह नॉन ट्रिवियल था, ऊपर वाला ट्रिवियल था। सो उस केस में हमने आपको बताया हुआ था नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, बताया था यस सर। एन कितने माइनस होते आर। हैं, n माइनस आर होते हैं, राइट। याद करो मैंने बताया हुआ था कि यदि W मैं डिनोट करूं सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो, याद करना ए एक्स इक्वल टू जीरो, समझ गए, देखो ध्यान से। ए एक्स इक्वल टू जीरो के जितने भी सोल्यूशन थे वह वेक्टर स्पेस बनाते थे ना, याद करो जो मैंने होमोजीनियस बताया था आपको, राइट। यस सर। सो सभी सोल्यूशन कहाँ आ गए, डब्लू में आ गए। उसी को डब्लू को हमने क्या बोला हुआ है, सोल्यूशन स्पेस बोला हुआ है। अब ध्यान से बताओ, यह अपने आप में तो कोई वेक्टर स्पेस है ना भाई। यस सर। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, जितने इसके पास नंबर ऑफ मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, राइट। यस सर। और वह क्या दिया हुआ है, n माइनस आर, यस सर। नंबर ऑफ लीनियर एल सोल्यूशन n माइनस आर है ना। इसका मतलब मैं बोल दूं ना यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ सोल्यूशन स्पेस का मतलब क्या हो गया, n माइनस आर। समझ पा रहे हो मेरी बात। यस सर। अब एक चीज और ध्यान दो, वहां पे शायद मैंने वहां बताया नहीं था लेकिन यहाँ बता दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। जब आपका डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू n माइनस आर है, तो याद करो आप रैंक एंड नल्टी थ्योरम पढ़ के आ रहे हो, राइट। यस सर। रैंक नल्टी थ्योरम क्या होता है, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस नल्टी ऑफ a, यही तो था, यस सर। राइट। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v कितना है, v मतलब डोमेन का डायमेंशन, सोच के बताओ। मैट्रिक्स A है m क्रॉस n ऑर्डर की, सर एम एन है। नहीं नहीं, मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बता रहा हूँ, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यदि मैट्रिक्स A जो है m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो जाहिर सी बात है यह इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, Vn से Vm होगा ना। यस याद सर। करो जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, तो बताया था कि जो डायमेंशन होता है किसका, कोडोमेन का, सॉरी जो डायमेंशन होता है डोमेन का, वह नंबर ऑफ कॉलम बनता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स में। कॉलम।
एंड जो डायमेंशन होता है कोडोमेन का वह नंबर ऑफ रो बनता है, राइट। सो यदि मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n ऑर्डर का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n जो है डोमेन का डायमेंशन होगा एंड m किसका Yes, डायमेंशन sir. होगा, कोडोमेन का, 4 room. राइट। सो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v कितना है, n, Yes, sir. N. और रैंक ऑफ a कितना है, r। मैट्रिक्स का रैंक तो ऊपर r लेकर चल रहे हो ना, Yes, sir. R. ठीक है। तो यहां से नल्टी किसके इक्वल आएगा, N minus R. n माइनस आर के, एंड वही n Yes, sir. माइनस आर तो डायमेंशन ऑफ w बोल के आ रहे हैं ऊपर, Yes, sir. समझ गए। सो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन होगा वह कुछ और नहीं नलिटी होगा उस मैट्रिक्स का, राइट। समझ गए। यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ, हमने यहाँ क्या बोला आपको कि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कैसा है, नॉन होमोजीनियस। अब ध्यान से बताओ, ऊपर मैं बी नॉन जीरो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से बताओ, यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, 2 3 3 2, राइट, Yes, एंड sir. बी क्या दिया हुआ है, 2 3। तो अब भाई ए भी कोई ना कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई ना कोई मैट्रिक्स है, समझ पा रहे हो मेरी बात। Yes, तो sir. यहां से हम क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स ए आर्गुमेंटेड बी, यही हम वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, ए आर्गुमेंटेड बी जो मैट्रिक्स बनेगी यह कुछ और नहीं, जानते हो क्या बनेगी, ए जो है उसको ऐसे रहने दो, ठीक है, बस इसके बगल में क्या लाकर खड़ा कर दो, मतलब कि मैट्रिक्स बी, समझ गए। मैं Yes, sir. बाई एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ ना कि ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम। मैट्रिक्स ए जो दी रहेगी वो तो रहेगी, लास्ट बगल में लाके क्या एक खड़ा कर देंगे, मैट्रिक्स बी, समझ गए। सो उस केस में जो यह नई मैट्रिक्स बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। समझ में आया। Yes, sir. सो इसका मैं डायरेक्ट एक चीज लिख दे रहा हूँ, फिर उसके आगे मैं बात करता हूँ। मन करे तो इसको एक स्टेटमेंट बोल दो, एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। मतलब कि जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यह कब सॉल्यूशन रखेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, एग्जिस्टेंस थ्योरम की बात चल रही है, ठीक है। सो यहाँ देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस सिस्टम, कौन सा, ax इक्वल टू बी, मतलब कि नॉन होमोजेनियस का केस, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। कब, इफ एंड ओनली इफ, भाई देखो, जब ए कोई एक मैट्रिक्स है तो इसका कोई ना कोई रैंक होगा, राइट। Yes, sir. ए आर्गुमेंटेड भी कोई ना कोई मैट्रिक्स आई है, इसका भी कोई ना कोई रैंक होगा, Yes, sir. ठीक है। तो जब आपके पास ए का रैंक एंड उसके आर्गुमेंटेड का रैंक जब सेम हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, समझ गए। या उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत कंसिस्टेंट में, No, sir. अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। आपके एग्जाम में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता है, राइट, कि यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो याद करो, होमोजीनियस तो हमेशा कंसिस्टेंट था, यहाँ देख लो साइड में, Yes, sir. x इक्वल टू जीरो ऑलवेज एक सोल्यूशन है ना। Yes, sir. जब x इक्वल टू ऑलवेज सोल्यूशन है तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। तो आपका नॉन होमोजीनियस कंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ऑफ ए एंड इट्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसा हो, सेम हो, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे कुछ बातें करते हैं। हो गया. हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम क्या लेकर चल रहे हैं, हम ax इक्वल टू बी लेकर चल रहे हैं ना, ठीक। और क्या हम यहाँ बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब आपके पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाओ,
मतलब कि जब हम ax इक्वल टू बी की बात करेंगे, ठीक है, ax इक्वल टू जब b की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने केस आएंगे? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 केस। अभी मैं बारी बारी सभी केसेस को देखूंगा, 3 केसेस। तो केस फर्स्ट देखो ध्यान से, केस फर्स्ट देख लो। देखो हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है, कौन कौन सी? ए और ए आर्गुमेंटेड बी, यानी कि हमारे पास रैंक ए आया रहेगा एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी आया रहेगा। ये दोनों तो हमेशा रहेंगे ना हमारे पास, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान सुनो मेरी बात। तो हो सकता है दोनों आपस में इक्वल हो, सॉरी हो सकता है दोनों आपस में इक्वल ना हो। क्यों? हो सकता है कि आपका रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो? नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा, देन उस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो। यस सर। सो यहां मैं लिख दूं, दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन, या इसी को क्या बोल दो, दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत? बात तो एक नो ही है, सर। राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट केस सेकंड पे आ जाओ। जब आप केस सेकंड पे आओगे, ठीक है, तो अब ध्यान दो। अब हो सकता है क्या हो कि रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल हो, ठीक है, एंड उसके बाद वह जो इक्वल हो किसके इक्वल हो? एन के इक्वल है। जहां हम क्या लेकर चल रहे हैं कि ए कितने क्रॉस कितने की है? एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट? केस फर्स्ट तो समझ गए ना कि आपस में दोनों इक्वल ना हो, राइट? बट जो यस सेकेंड सर। केस हम लेकर चल रहे हैं, हम क्या लेकर चल रहे हैं कि दोनों इक्वल तो हो बट उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो? एन के। एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। और यानी कि उस मैट्रिक्स का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका डायमेंशन ऑफ डोमेन। समझ गए? मैंने आपको लिखवाया था ना कि नंबर ऑफ कॉलम इज यस सर। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, ठीक है? चलो, यस। जब भी यह वाला केस होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उस केस में ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन, राइट? अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ साइड में, देखना। नहीं अभी नहीं, लास्ट में, ठीक है। यह क्या है? ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन। अब यहीं पे देख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको। बी कैसा है? नॉन जीरो। बी कैसा दिया गया है? नॉन जीरो ना, तभी तो नॉन होमोजेनियस है, राइट? यस सर। सो अब बताओ, यदि हम x इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा, यस सर। लेकिन b तो नॉन जीरो है ना। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब x इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिक सोल्यूशन तो होगा लेकिन वह यूनिक सोल्यूशन जीरो नहीं होगा। याद करो, इससे पहले जब हम होमोजेनियस पढ़ते थे तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब हम क्या बोलते थे? जीरो सॉल्यूशन। जीरो सोल्यूशन। बट यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन नहीं होगा, राइट? यस सर। सो x इक्वल टू जीरो नेवर बी ए सोल्यूशन। चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको एक्चुअली लास्ट में लिखना था मुझे, ठीक है। नेवर बी ए सोल्यूशन मतलब कि कहने का मतलब यह, कोई भी केस हो आपके पास, ठीक है, चाहे रैंक कैसा भी हो, x इक्वल टू जीरो कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। यह इंडिपेंडेंट है, यह केस फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिए रहेगा, ठीक है। x इक्वल टू जीरो कभी भी नॉन होमोजेनियस का सोल्यूशन नहीं बनता है, इसमें कोई दिक्कत? अब यूनिक सोल्यूशन तो होगा लेकिन वह जीरो होगा, राइट? तो मैं क्या लिख दूं? यूनिक सोल्यूशन तो है लेकिन वो कैसा होगा? नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन। समझ गए? केस सेकंड समझ गए आप लोग? यस सर। नॉन मतलब यूनिक तो होगा लेकिन वो कैसा होगा? नॉन जीरो, राइट? नॉन अब जीरो। इसका केस थर्ड में मैं साइड में लिख रहा हूं, केस थर्ड। अब ध्यान से बताओ मुझे, अब हो सकता है आपने जो लिया हुआ है
दोनों का रैंक इक्वल तो हो, यानी कि इफ रैंक ऑफ ए क्या हो, आर्गुमेंटेड के इक्वल हो, ठीक है। बट मान लो उसकी वैल्यू आर है और वह कैसा है, लेस देन एन। लेस देन पहले वाले केस को छोड़ दो यदि, तो देखो केस सेकंड और केस थर्ड में वही वाली बात हम कर रहे हैं जो हम इससे पहले बात करके आ रहे हैं, राइट। होमोजीनियस, दो होमोजीनियस में Yes, क्या sir. लिए थे, होमोजीनियस में हम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन लिए थे पहला केस, एंड दूसरा केस क्या लिए थे, रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, यही तो लिए थे ना। Yes, sir. यहां भी लगभग वैसे ही है, बट हल्का सा इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का इंजर्शन हो गया है, राइट। सो यहां पे क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देखो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड इक्वल तो है, इसका मतलब सोल्यूशन तो रखेगा ही रखेगा, ठीक है। याद करो वहां पे जब रैंक आर लेस देन एन होता था तो कितने सोल्यूशन मिलते थे आपको पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Infinite. इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते थे, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ए एक्स इक्वल टू बी क्या रखेगा, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब ध्यान से बताओ, यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है। यह इंडिपेंडेंट है, मतलब कि केस सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, यह इनसे इंडिपेंडेंट है। अब बताओ ध्यान से, वहां पे नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन कितना था, N minus R. -r था। नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन कितना था आपके पास, n माइनस आर था ना वहां पे। Yes, sir. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे, कौन सा, +1, राइट। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल रिजल्ट में लिख दे रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन कितने होंगे, 1, बोलो। यानी कि नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन, याद करो n माइनस आर किसके इक्वल था, नल्टी के। Yes, sir. भाई डायमेंशन ऑफ डोमेन माइनस रैंक इक्वल टू नल्टी होगा ना, बाय यूजिंग रैंक नल्टी थ्योरम। Yes, sir. सो इसी को दूसरे शब्दों में मैं ऐसा लिख दूं क्या, Yes, sir. समझ पा रहे हो मेरी बात। वहां पे चूंकि +1 नहीं था तो सोल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या था, नल्टी की कर दिए थे हमने, ठीक है। Nullity ठीक equal. है, अब बताओ इसका जो सोल्यूशन स्पेस होगा ए एक्स इक्वल टू बी का, वह वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सोच के बताओ। नहीं बनाएगा सर। क्यों नहीं बनाएगा, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास जीरो नहीं है। देखो x इक्वल टू Yes, जीरो, sir. x इक्वल टू जीरो नेवर बी ए सोल्यूशन। Yes, sir. जब x इक्वल टू जीरो सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास जीरो एलिमेंट नहीं है, और जीरो एलिमेंट नहीं है इसका मतलब वो क्या नहीं बनाएगा, वेक्टर वेक्टर स्पेस नहीं स्पेस नहीं बनाएगा। बनाएगा। होमोजीनियस का सोल्यूशन स्पेस वेक्टर स्पेस बनाता है, बट नॉन होमोजीनियस का नहीं बनाता है, राइट। Yes, sir. समझ गए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो यहीं पे लॉजिक आ जाओ। मान लो W, इसी में मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मान लो W क्या है, नेक्स्ट इसी में W क्या ले लो, सोल्यूशन सेट ऑफ AX इक्वल टू बी, समझ गए। अब सोल्यूशन स्पेस तो जीरो नहीं बनाता है, क्यों, सोल्यूशन स्पेस सॉरी सोल्यूशन जो सेट था नॉन होमोजीनियस का, वह तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता था ना। Yes, sir. क्यों नहीं बनाता था, रीजन क्या मैंने दिया था कि जीरो क्योंकि उसके अंदर आ गया जीरो था। सॉल्यूशन नहीं है इसका। अच्छा मान लो इसको हमने यूनियन जीरो ले लिया, तब बनाएगा फिर। पहले मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट ऑफ AX इक्वल टू बी डज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सॉल्यूशन सेट। क्यों, Yes, sir. सॉल्यूशन सेट में जीरो बिलोंग नहीं करता था, इसलिए जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। अब इसी का हल्का सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसी को मैं। मान लो सॉल्यूशन सेट में हमने यहाँ जो रीजन दिया था वो क्या रीजन दिया कि जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों,
अब हमने क्या किया, उसमें जीरो शामिल कर दिया है, तो अब बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर बनाएगा। सोच के बताओ। देखो ध्यान से यहाँ पे याद करो, जब मैं होमोजीनियस बता रहा था, मैंने बताया था इफ x1 इज सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन एंड x2 इज सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, इन दैट केस x1 x2 Yes, का लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन बनता था, राइट? yes sir, तभी तो वेक्टर स्पेस बनाता था। yes sir, बट यहाँ पे देखो, मान लो x1 एंड x2 सोल्यूशन है ax इक्वल टू बी के, यानी कि वो W में बिलोंग करेंगे, राइट? सो yes sir, दोनों का सम सोल्यूशन होगा क्या? यदि दोनों का सम सोल्यूशन होगा, देखो यदि x1 सोल्यूशन है तो ax1 इक्वल टू बी होगा। यदि Yes. x1 सोल्यूशन है नॉन yes sir, होमोजीनियस का तो x1 उसको सेटिस्फाई करेगा, और यदि x2 सोल्यूशन है नॉन होमोजीनियस का तो x2 सेटिस्फाई करेगा उसको। कोई दिक्कत इसमें? no sir, अब देखो, यदि मुझे ये क्या चेक करना है कि x1 प्लस x2 सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, यही तो चेक करना है ना। yes sir, यदि ax1 प्लस ax2 सोल्यूशन होगा तो वह किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? बी को। yes sir, B equal, तो मान लो वह सोल्यूशन हो रहा है, यदि वह सोल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? yes sir, तो यहां से क्या आ जाएगा, ax1 प्लस ax2 इक्वल टू बी आएगा ना। yes sir, ax1 किसके इक्वल है? बी के। B के, ax2 किसके इक्वल है? B के, यहां से क्या आ गया भाई, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा ना, yes sir, यानी यहां से क्या आ गया, बी इक्वल टू जीरो। yes sir, विच इज ए कंट्रडिक्शन, क्योंकि yes sir, हम नॉन होमोजीनियस ले रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब बी कैसा है? नॉन जीरो। और यह कंट्रडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि आपने मान लिया है कि x1 प्लस x2 उसका क्या है? solution है, समझ गए? इसका मतलब yes जीरो, sir, बेशक मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया था कि जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीरो उसके पास आ जाएगा तो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। समझ गए? सो हो सकता है आपके yes, एग्जाम में एक ऑप्शन बना दिया जाए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन इन द सोल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू बी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है ना, yes sir, ठीक है? सो इसका मतलब नॉट वेक्टर स्पेस। दोनों चीज देखो, हमने यहाँ भी नॉट वेक्टर स्पेस बोला हुआ है, लेकिन यहाँ रीजन कुछ और है, और यहाँ उसी रीजन को की कमी, वही कमी दूर करते हुए हमने जीरो ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है। क्यों वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है? बिकॉज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। close है, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है? क्लोज्ड नहीं है। नहीं, समझ में आया? yes sir, चलो भैया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया, हो गया? चलो, अब ध्यान से देखो, अब उसी में कुछ लॉजिक मैं बता दे रहा हूं। मान लो आपके पास नॉन होमोजीनियस केस, अभी मैं क्वेश्चन की बात की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं, ठीक है? अभी मैं इसी में कुछ बेसिक लॉजिक बता रहा हूं। मान लो ax इक्वल टू बी है, ठीक है? अब यह कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात नहीं कर रहे हैं। यदि b जीरो कर देंगे तो होमोजीनियस, b नॉन जीरो कर देंगे तो नॉन होमोजीनियस, राइट? non, सो ध्यान से देखो, यदि यह जो ax इक्वल टू बी है ना भाई, अब जब कोई भी मैट्रिक्स a होगी, मान लो a कितने क्रॉस कितने का है? m क्रॉस n ऑर्डर का, राइट? a कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? m क्रॉस n की। तो इसके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? n, N columns है. नंबर ऑफ कॉलम तो n होंगे ना। yes तो sir, मान लिया C1 पहला कॉलम है, C2 पहला कॉलम है, डॉट 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 Cn nवा कॉलम है, यही तो मैट्रिक्स है। क्यों? yes sir, अब ध्यान से देखो, यहां मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं। ax इक्वल टू बी हैज solution if and only if
जो बी है, बी का मतलब यह राइट हैंड साइड, भाई जो बी होता है ये भी तो कोई ना कोई कॉलम होता है ना, Yes, sir. बी इज ए sir. कॉलम मैट्रिक्स, राइट। इफ एंड ओनली इफ Yes, sir. बी कहाँ बिलोंग करे, स्पान ऑफ, स्पान का मतलब पता है आप लोगों को, स्पान का मतलब पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। Yes, sir. सो यदि बी बिलोंग कर रहा है स्पैन में, इसका मतलब क्या हो गया कि C1 C2 Cn यानी सभी कॉलम मिलके किसको बना रहे होंगे, B. यही तो मतलब हुआ। या इसी को फिर से दूसरे शब्दों में लिख दो, AX इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ बी, सॉरी इफ एंड ओनली इफ बी क्या हो, बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 डॉट 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 Cn। दोनों लाइन सेम है, एक में स्पान वर्ड यूज किया गया है, एक में क्या यूज किया गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन। Linear समझ, combination. अब एक तीसरी लाइन में लिख रहा हूं, AX इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ बी इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन C1 C2 डॉट 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 Cn। बात समझ गए, थर्ड लाइन क्या लिखी हुई है, B इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन C1 C2 Cn, इसका मतलब क्या हो गया, C1 C2 Cn का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा होगा, B. तीनों लाइन एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइसोमॉर्फिक बोल दो या फिर सेम मीनिंग वाला बोल दो, ठीक है, Equivalent. Yes, sir. राइट। अब बताओ मुझे, अब यहीं से सेम चीज, दिस इंप्लाइज दैट AX इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। अब बताओ यदि बी एल डी है C1 C2 Cn से, ठीक है, तो C1 C2 Cn क्या है, ए है ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B को C1 C2 के Cn के साथ रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यदि C1 C2 Cn में मान लो तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो B को उसके साथ लेते आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि यह तो लीनियर डिपेंडेंट है उसका। समझ पा रहे हैं मेरी बात, नहीं समझे, देखो मान लो ए क्या लिया हुआ हमने 0 1 1 0, समझ गए, राइट। अब Yes, sir. मान लो हमने एक बी क्या लिया हुआ है 1 1, ठीक है। तो अब बताओ ए के जो दोनों कॉलम हैं, दोनों मिलके बी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, Yes, sir. दोनों का Yes, सम sir. करोगे तो यही आएगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो यदि दोनों कॉलम मिलके, यदि मन कहते यहाँ लिख दो, इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, तो यदि C1, इसका मतलब क्या हो गया, जो यह B है यह क्या है, C1 plus लीनियर C2. कॉम्बिनेशन है C1 C2 का, Yes, sir. लीनियर कॉम्बिनेशन है C1 C2 का। तो C1 C2 के बगल में इसको खड़ा करने से B पे A के रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। Yes, sir. यानी यहां से यदि मैं क्या लिख दूं, यदि हम यहां से A आर्गुमेंटेड B मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या आएगा, 0 1 1 0 और यहाँ पे 1 1 1 1 ऐसे ही रहेगा, राइट। Yes, sir. यानी कि C1 C2 में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। मैंने Yes, बताया sir. था ना कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक यदि R है तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम R के इक्वल होते हैं, राइट। जो रैंक होता Yes, है, sir. रैंक होता है वो क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हैं, समझ गए। Yes, sir. सो यदि B लीनियरली डिपेंडेंट है A पर, तो B को एक में डालने से A के रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, Yes, sir. वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। यदि B लीनियरली डिपेंडेंट है कॉलम पे C1 C2 Cn पे, तो B को यदि मैं इनके साथ कर दूंगा तो उनके लीनियरली इंडिपेंडेंट पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। No, sir. Yes, sir. सो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो जितने कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वही मैट्रिक्स की रैंक होगी, Yes, sir. समझ गए। तो अब ध्यान से बताओ इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये लिख दूं सीधे, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A आर्गुमेंटेड B। Yes, sir. चारों स्टेटमेंट सेम है भाई, चारों स्टेटमेंट सेम है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो चारों स्टेटमेंट समझ गए,
Yes, sir. चलो जी, अब ध्यान से बताओ, यहाँ पे इसी में छोटी मोटी लॉजिक और देख लो। अब अभी को जो मैं यहाँ एक फालतू की जो डलकबाजी यहाँ इतना हुआ है जो 4 लाइन में, ठीक है, इसी को मैं अभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, और आपका सोल्यूशन उसको बताना है, सोल्यूशन उसको। अब ध्यान से सुनो, कलर चेंज कर देते हैं, बहुत लाल लाल हो गया। चलो जी, सुनो ध्यान से। अब बताओ, अच्छा इमेज मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ठीक है, सो उसका इमेज सेट का जो डायमेंशन होता है वही तो रैंक होता है, क्यों? वही तो रैंक होता है ना। अरे भाई, Yes. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इमेज सेट का जो डायमेंशन होता है वही तो रैंक होता है, तो बता के आ रहा हूं मैं, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. सो और यदि इमेज सेट के डायमेंशन का रैंक का सॉरी इमेज सेट का डायमेंशन यदि डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की इक्वल हो गया तो मैपिंग को हम क्या बोलते थे? आंटो। On to. Yes, sir. Mapping. इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल हो गया, इसका मतलब कैसा हो गया? आंटो मैपिंग। वह Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? Yes. आंटो। On to. और आंटो का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप वैल्यू ले लो उसकी प्री इमेज मिलेगी। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब क्या हो गया? ऑलवेज हैज सॉल्यूशन। Yes, sir. क्यों भाई? ए एक्स Yes, इक्वल sir. टू बी का मतलब क्या है? जिस तरह ए एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, ए का मतलब टी ना भाई, Yes, मैट्रिक्स sir. ए का मतलब टी हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये टी एक्स है। टी किस पे ऑपरेट हो रहा है? एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, राइट। Sir. तो जब भी मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की इक्वल हो जाए, और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ Image. नंबर ऑफ रो। Yes, sir. डोमेन का डायमेंशन कॉलम के इक्वल होता है, कोडोमेन का डायमेंशन Yes, रो sir. के इक्वल होता है। Row यानी kicker. मैट्रिक्स का रैंक डोमेन के क्या हो जाए? Row. इक्वल हो जाए, तो उस समय हमेशा क्या होता है? कोडोमेन का डायमेंशन इक्वल हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? वो हमेशा सोल्यूशन रखेगा, राइट। On. Solution. अब Yes, इसी में sir. एक छोटी चीज और, इफ नलिटी ऑफ ए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप, नलिटी ऑफ ए कैसा हो गया? 0 हो गया, तो उसमें कैसा हो गया? 1-1 मैपिंग। Yes, sir. नलिटी ऑफ ए 0 बोल दो या फिर नलिटी ऑफ टी 0 बोल दो, ट्रांसफॉर्मेशन का नलिटी, बात तो एक ही है। यदि वह 1-1 हो गया, इसका मतलब हर एक पॉइंट की इमेज यूनिक आ रही है। अरे Yes, कर sir. क्या रहे हो? सही बोल रहा हूं ना मैं? इसका मतलब क्या हो गया? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सोल्यूशन। यह मैं एक्स्ट्रा देखो, आपके एग्जाम में अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, राइट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाए, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत? नलिटी Yes, sir. 0 हो गया तो मैपिंग 1-1 होगी, इसका मतलब उसके पास हमेशा क्या रहेगा? यूनिक सोल्यूशन Unique रहेगा। solution. समझ गए? अब इसी में एक वर्ड और, इसका मतलब क्या हो गया? इफ नॉट 1-1, दिस इंप्लाइज नेवर यूनिक सोल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, समझ गए? मन करे तो इसको इसको ये 3 पॉइंट बोल दो। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. और आपके पास मैंने ऊपर केस बता ही चुका हूं, कब सोल्यूशन रखेगा कब सोल्यूशन नहीं रखेगा, और सोल्यूशन रखेगा तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन रखेंगे, सब कुछ बता दिया हूं मैं। बोलो। Yes, sir. चलो Yes, जी, sir. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है फिर देखेंगे क्या करना है। हो गया? Sir, हो गया. चलो जी, अब ऊपर जो मैंने अभी 3-4 स्टेटमेंट लिखवाए थे ना, इफ एंड ओनली इफ वाले, Yes, sir. उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। आप सोच सोच के आंसर करना, आप फर्जी आंसर नहीं करना है। मान लो ए क्या दिया गया है? m क्रॉस n की कोई एक मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स बोल दो। रियल मैट्रिक्स का मतलब इसकी जो एंट्रीज है कहां से हैं? रियल नंबर से, राइट। और ए मान लो क्या है? n कॉलम है इसके पास, यानी C1 C2 Cn कॉलम है, एंड एक सेट आपके पास S बनाया गया है, सेट है ना, ऐसे रहेगा, मतलब सभी एक कॉलम को एक वेक्टर मान लिया गया, ठीक है। और इस तरह से इसमें कितने एलिमेंट हैं? वही मतलब कॉलम का कलेक्शन है, राइट।
कंसीडर ax इक्वल टू बी, यानी कि क्या कंसीडर कर रहे हो आप? ax इक्वल टू बी। देखो यहां पर b को 0 नहीं बोला गया है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. b को 0 नहीं है, b को स्पेशली 0 बोलेगा तब हम बात करेंगे। ax इक्वल टू बी दिया गया है, राइट। एंड x को क्या बोला गया है? x1 x2 डॉट 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 xn का ट्रांसपोज, जो कि आपको पता है। b का मतलब क्या हो गया? कैपिटल B का मतलब क्या हो गया? b1 b2 bm का ट्रांसपोज, ये भी आपको पता है। अब यहां से मैंने क्या लिया? एक s1 लिया हुआ है, c1 c2 डॉट 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 cn, राइट। अब इसी में हमने b को क्या किया है? इंसर्ट कर दिया, राइट। देन फर्स्ट ऑप्शन, इफ s1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या? दिस इंप्लाइज दैट ax इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन। सोच के बताना। दूसरा, ax इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया? s1 इज लीनियरली डिपेंडेंट। थर्ड, if s is linearly independent, this implies that ax equal to b has solution. Fourth option, ax equal to b has solution, this implies that s is linearly independent. Fifth option क्या है? if s is linearly independent and s1 is LD, this implies that ax equal to b has solution. क्वेश्चन समझ गए? सो 2 मिनट, 2 नहीं 5 सेकंड ले लो, आंसर करो जल्दी से। बताओ कि मैं ही शुरू करूं? चलो हो गया, आप लोग बस का नहीं है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो कुछ। चलो ध्यान से यहाँ आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, सोल्यूशन कब होगा? जब b को लगाने पे यह क्या हो जाए? लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. या उसी को दूसरे शब्दों में बोल दो कि b क्या हो? लीनियर कॉम्बिनेशन हो इसका, राइट। Yes, sir. अब पहला क्या बोल रहा है? पहला है s1 यदि LD होगा यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा तब सोल्यूशन मिलेगा, यही तो बोल रहा है ना। Yes, sir. Yes, यानी sir. वह क्या बोल रहा है? s1 यानी कि यह क्या हो जाए? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो क्या मिलेगा? LD मिलेगा होगा। समझ गए? यही तो बोल रहा हूं। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, लेकिन हमारा केस क्या था कि B को लगाने के बाद लीनियरली डिपेंडेंट बने। क्यों? मतलब कि B क्या हो? लीनियर कॉम्बिनेशन हो इनका। समझ गए मेरी बात भाई? Yes, sir. अब एक बात बताओ, अब मैं बाय एग्जांपल कर रहा हूं, ठीक है। यहां आ जाओ। मान लो मैट्रिक्स क्या लिख दी हुई है आपके पास? 1 2 2 4। समझ गए? मैट्रिक्स है क्या? 1 2 एंड 2 4। क्लियर? अब बताओ यह जो C1 है, C1 का क्या है? 1 2 है एंड C2 क्या है? 2 4। अब बताओ C1 C2 LD हैं? Yes, sir. LD. Yes, LD sir. LD हैं, राइट। चलो जी, Yes, sir. C1 C2 LD हैं, राइट। यानी कि अब जो S1 है मेरा, इस क्वेश्चन में S1 क्या आएगा? C1 का मतलब 1 2, C2 का मतलब 2 4
एंड सी, और इसको बी बोल दूं मैं, राइट, 1 0 को बी बोल दूं मैं। तो अब बताओ यह जो 1 0 है, राइट, यदि यह सिस्टम सोल्यूशन रखेगा तो बी शुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 ना। Yes, sir. बी लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है इन दोनों का? No, sir. नहीं हो रहा No, है, sir. क्योंकि वह लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जा रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर S1 क्या है, LD तो है, बट यह क्या रख रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात? S1 लीनियरली डिपेंडेंट तो है, लेकिन इसके पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि C1 C2 का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 0 नहीं है, समझ गए। एंड Yes. सोल्यूशन रखने के लिए मैंने बताया था कि बी शुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसका, समझ गए। Yes, sir. या फिर और दूसरे शब्दों में बोलना हो, सिंपल यदि ए की बात करो तो ए का रैंक कितना है, 1। Yes, sir. ए का रैंक 1 है, लेकिन Yes, sir. रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी कितना है, 2। 2 हो जाएगा। Yes, 1 sir. 0 1 0 ऐड हो गया ना इसमें, समझ गए। Yes, sir. तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, इसका मतलब नो सोल्यूशन। सो इसका मतलब पहला वाला S1 LD है, इसका मतलब उसके पास सोल्यूशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, sir. फर्स्ट Yes, ऑप्शन sir. देखो, फर्स्ट ऑप्शन अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है, राइट। सो ध्यान से देखना, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, यह आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, ax इक्वल टू बी यदि सोल्यूशन रखेगा तो S1 कैसा होगा, LD होगा, यही तो बोल रहा है। Yes, अब sir. ध्यान से आ जाओ, मैंने आपको यही तो बताया हुआ था, ax इक्वल टू बी इज सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ b इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसका, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब b यदि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो S1 क्या होगा, LD होगा। Yes, LD हो sir. जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो सही बोल रहा है ना, सेकंड ऑप्शन, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। अब और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाओ, इफ S इज Li देन ax इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे S के Li LD से कोई फर्क पड़ता है क्या? No, sir. हमको तो S1 से मतलब है ना कि यह B को लेने के बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्यों। Yes, sir. सो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको S से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट। Yes, Yes. sir. अब फोर्थ ऑप्शन आ जाओ, ax इक्वल टू बी हैज सोल्यूशन, इसका मतलब S Li होगा। अब ध्यान से बताओ, ax इक्वल टू बी सोल्यूशन रख रहा है, उससे S का कोई लेना देना है? No, sir, नहीं है। No, इस, sir. समझ रहे हो ना मेरी बात? या Yes, इसको sir. Yes, या sir. इसको भी मैं एग्जांपल से बताऊं? नहीं सर, समझ गए। अच्छा, समझ गए ना। नहीं है। तो इसका Yes, sir. मतलब ए भी ऑप्शन गलत हो गया। फिफ्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका आंसर आप लोग करोगे, आप लोग नहीं करोगे तो सोच लेना। फिफ्थ ऑप्शन बताओ, S Li है लेकिन S1 LD है, उसका मतलब सोल्यूशन रखेगा, सोच के बताओ जल्दी से। यस सर, सही है। करेक्ट है, सही है। क्यों करेक्ट है? जी, सर, इससे कोई मतलब नहीं है। S1 LD है तो एक कल भी सा है सॉल्यूशन। हाँ देखो, यहाँ आ जाओ, देखो S को क्या बोला गया है, Li बोला गया है, यस सर। यस सर। S1 LD। अब बताओ, यदि S Li है यानी सारे आपस में इंडिपेंडेंट हो गए ना, यस सर। यस सर। और B को साथ में रखने से वो कैसे हो गए, LD। यस सर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि B जो है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन सबका, क्यों यस सर। भाई, यदि किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, राइट, एंड उसमें कोई चीज हम डाल दिए, उसके बाद दिक्कत हो गई, तो हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि तुम्हारे आने को ऐसा ऐसा हुआ है, भाई यही तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे आने का ऐसा ऐसा हुआ, तुम ही पनौती हो, तुम आए तो ऐसा हो गया, यही सब तो बोलते हैं ना हम लोग। यानी कि S Li था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही B आया, यह कैसा हो गया, LD हो गया ना। यस सर। इसका Yes, मतलब इसका मतलब B क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया C1 C2 का, इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन रखेगा वो। समझ में आया क्या? यस सर। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर।
दो 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन जो ऊपर मैंने 4 इफ एंड ओनली वाले कंडीशन बताए थे उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और Yes, sir. छोटा सा लिख दें क्या इसमें, फिर नॉन होमोजेनियस काम खत्म करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो इसी में। आपके पास क्या दिया गया है, ax इक्वल टू 0, राइट। जहां पे a क्या है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एंड n क्या है, ग्रेटर देन m है। देन फर्स्ट ऑप्शन ax इक्वल टू 0 हैज सोल्यूशन, इसका आंसर आप ही लोग बताओगे। सेकंड, ax इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। थर्ड, ax इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, डायमेंशन ऑफ सोल्यूशन स्पेस इज एट लीस्ट, मतलब कम से कम कितना होगा, n-n। चलो भाई सोच के बताओ। सर फर्स्ट तो सही है। फर्स्ट सही है। यस सर। चलो भाई यहां जाओ। आपके पास क्या दिया गया है, होमोजीनियस सिस्टम दिया गया है ना। यस सर। होमोजीनियस सिस्टम में x इक्वल टू 0 हमेशा सोल्यूशन बनता है। यस सर। इसका मतलब ax इक्वल टू 0 हमेशा सोल्यूशन रखेगा। यस सर। Yes, sir. जैसे फर्स्ट सही हुआ सेकंड वाला गलत हो गया, दोनों एक दूसरे को उल्टा Yes, sir. है ना, राइट। अब उसके बाद कॉमेडी है ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में, उसका उसके लिए क्या यूज करोगे। यहां क्या दिया गया है, n इज ग्रेटर देन m दिया गया ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो, यदि n ग्रेटर देन m दिया गया है तो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, M or N. राइट। और यहां पर Yes, sir. n बड़ा है m से, इसका मतलब रैंक ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m। Yes, sir. वह n तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्यों। Yes, sir. चलो जी, अब यहां आ जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू n बोल दूं मैं। Yes, sir. कभी नहीं होगा, ये भी सही है। Yes, sir. रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि सर n से लेस है ना, तो फिर हाँ n हाँ, तो होगा ही नहीं कभी। क्योंकि m n से छोटा हो गया है और रैंक m से ज्यादा हो नहीं सकती, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। No. चलो, रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, Dimension of domain डायमेंशन of ऑफ nullity डोमेन, and rank. डायमेंशन ऑफ डोमेन में लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वी का मतलब आप लोग उससे समझ जाओ। डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी, यही तो होता Rank है। plus nullity, yes, sir. डोमेन का डायमेंशन कितना है यहाँ पे, N. मैट्रिक्स में जो कॉलम होता है वो डोमेन का डायमेंशन होता है, नहीं यहाँ की क्या n हो Yes, sir. गया। N. अच्छा एक बार बताओ, यहाँ क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन ना। Yes, sir. सॉल्यूशन Sir. स्पेस का डायमेंशन ही उसका नलिटी होता है, याद करो बताया था मैंने। Yes, sir. Yes, नलिटी sir. का मतलब सॉल्यूशन स्पेस। और Yes, sir. रैंक मैक्सिमम क्या होगी, m, M. राइट। तो हम रैंक को r लेकर चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो नलिटी क्या हो गया, n माइनस आर, Yes, sir. यही तो होता है सोल्यूशन, n माइनस आर एल सोल्यूशन, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ax इक्वल टू 0 हैज नॉन जरूरी सोल्यूशन, ये तो सही हो गया भाई। ax इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन, ये बात तो सही हो गई ना, क्योंकि नलिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आने वाली। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, नलिटी ऑफ a इज नेवर 0, नलिटी ऑफ a 0 नहीं है, इसका मतलब कैसा हो गया, नॉट 1 1, नॉट 1 Yes, 1 हो, sir. इसका मतलब क्या हो गया, नॉट यूनिक। याद करो, लिखवाया है ऊपर अभी जस्ट। Yes, sir. एंड नॉट यूनिक का मतलब क्या हो गया, जीरो के अलावा भी एक सोल्यूशन मिलेगा, राइट। और जब जीरो के अलावा सोल्यूशन मिल गया तो हमेशा कैसा होगा, नॉन जीरो। Yes, sir. सो ऑप्शन नंबर थर्ड में किसी को दिक्कत क्या,
sir. नो सर. अब बताओ रैंक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? M. m। जब m होगा तो n माइनस m आएगा वैल्यू, Yes, sir. Yes sir. और यदि m से छोटा होगा तो नल्टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। Yes, sir. Yes sir. इसका मतलब नल्टी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? n माइनस m। N minus M. समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes इसका sir. मतलब डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस क्या होगा? कम से कम n माइनस m तो होगा ही होगा। समझ गए? Yes sir. सो Sir. दोनों क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत है क्या? जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, दोनों को मैंने इसमें शामिल कर दिया दोनों एग्जांपल में। यहां तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. ओके जी। तो नॉन होमोजीनियस हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेमडा म्यू की किस वैल्यू के लिए यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है वह कब नो सोल्यूशन रखेगा, कब यूनिक सोल्यूशन रखेगा, एंड कब इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा, राइट। मतलब कि यह आपके पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें दो अननोन्स हैं लाइक लेमडा एंड म्यू, और हमको क्या बताना है कि लेमडा म्यू के किस वैल्यू के लिए इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के पास क्या होगा? नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी नॉन होमोजीनियस केस में बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं? रैंक ऑफ ए की एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी की, राइट। सो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ आपके पास 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 लेमडा, राइट। यह आपके पास ए है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? ए आर्गुमेंटेड बी कर दे रहे हैं इसको, राइट, कि हमको रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी निकालना है। तो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी क्या होगा? वो कैसे निकलेगा? इसके साइड में वो क्या करना है? 6 10 एंड म्यू, यानी कि जो बी है वो हमको निकाल देना, राइट। सो यह वाला पार्ट क्या हो गया? ए हो गया, एंड होल पार्ट क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। सो इसका रैंक हम निकाल रहे हैं बाई यूजिंग इक्लॉम फॉर्म, ठीक है। चलो जी, हम क्या करेंगे? इक्लॉम फॉर्म से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वन को क्या करेंगे? सेम कर देंगे, 1 1 1, यहाँ क्या है? 6 है। अब इक्लॉम फॉर्म में क्या करते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री के नीचे सबको जीरो करते हैं। वो कैसे आएगा? हम जब क्या करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, R2 को रिप्लेस करो किससे? R2 माइनस R1 से, एंड R3 को किससे रिप्लेस करो? R3 माइनस R1 से, राइट। सो यहाँ पे क्या जाएगा? 0 1 2, यहाँ पे 10 माइनस 6 यानी 4 हो जाएगा। ये यहाँ क्या हो गया? 0 1 लेमडा माइनस 1, एंड यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 6। ओके, यहाँ डॉटेड लिख दो ताकि लगे कि यह आर्ग्यूमेंटेड वाला पार्ट है, ठीक। सो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री कौन सी? 1। अब इसके नीचे हमको क्या करना है? 0 करना है। तो नेक्स्ट वाले टेबल में हम क्या करेंगे? R3 को रिप्लेस करेंगे हम किससे? R3 माइनस R1 से। तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 6 है। सेकंड भी सेम कर दो, 0 1 2 4 है। थर्ड क्या होगा? R3 माइनस R2 कर रहे हैं ना हम, यह R2 है, ठीक। सो यहाँ से क्या हो गया? 0 लेमडा माइनस 3, एंड ये क्या हो गया? म्यू माइनस 10। यहाँ डॉटेड कर दो ताकि लगे कि जो है यह आर्गुमेंटेड का पार्ट है। चलो जी अब बताओ, यहाँ आ जाओ ध्यान से। हमको क्या बताना है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यदि लेमडा की वैल्यू 3 हो गई, राइट, एंड म्यू की वैल्यू 10 हो गया, तो उस केस में यह दोनों लाइन 0 हो गया, ठीक। या फिर ऐसे बोल दो, जब लेमडा की वैल्यू 3 नहीं होगी, यहाँ देखो, जब लेमडा की वैल्यू 3 होगी तो यह क्वांटिटी 0 हो गई। सो ए वाले पार्ट में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं? 2 हैं। सो उस केस में रैंक कितनी होगी? 2 हो जाएगी। बट लेमडा की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू 3 होगी तो उस केस में इसके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 होंगे, तो इसके पास रैंक कितना होगा? 3 होगा। मैं ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इफ लेमडा क्या हो? नॉट इक्वल टू 3, ओके।
सो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नो सोल्यूशन का केस लेना है ना, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो यदि लेमडा की वैल्यू क्या है, 3 है, ओके, सो उस केस में ए का रैंक क्या होगा, 3 होएगा। ठीक है, अब उसके आगे आ जाओ, ध्यान सुनो, यदि हम बात करेंगे नो सोल्यूशन की, ओके, यदि हम नो सोल्यूशन की बात करेंगे, सो क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। क्यों, सो यहाँ आ जाओ, यदि लेमडा की वैल्यू क्या है, नहीं हमको किसकी बात करनी है, फर्स्ट केस ले रहे हैं ना हम लोग, नो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो नो सोल्यूशन में क्या करना है हमको कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू आर्गुमेंटेड ए। तो यहाँ ध्यान से देखो, रैंक ऑफ ए तो 2 तो हमेशा होगा ना, देखो इस 2 में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रैंक ऑफ ए 3 नहीं होगा, कब, जब लेमडा की वैल्यू 3 हो। सो यदि रैंक ऑफ ए या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ये तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, ठीक है। बट यदि हम रैंक ऑफ ए 3 ले लेंगे तो आर्गुमेंटेड का भी 3 हमेशा आएगा। ओके, समझ पा रहे हो, क्योंकि यह दोनों जब 3x4 की मैट्रिक्स है, रैंक 3 होगी तो उससे कम होना नहीं है। ठीक, तो हम कौन सा केस ले रहे हैं, लेमडा की वैल्यू 3, यह 3 इक्वल है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है। जब लेमडा की वैल्यू 3 होगी, सो यह वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। हम क्या ले रहे हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 3। उस केस में रैंक ए क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैट्रिक्स को समझने के लिए, 1 1 0 0 1 2 0 0 0। यहाँ क्या हो गया, 6 4 एंड म्यू -10। ओके, यह आर्गुमेंटेड वाला पार्ट। सो यहाँ देखो, लेमडा की वैल्यू 3 रखा तो यह वाला पार्ट कंप्लीट 0 हो गया, थर्ड रो। सो इसका जो रैंक आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, कब, जब लेमडा की वैल्यू 3 है। और हम यहाँ क्या ले लें, यदि हम म्यू नॉट इक्वल टू 10 ले लें, मतलब कि म्यू की वैल्यू 10 के अलावा कुछ लें, तो यह क्या होगा, नॉन जीरो। सो उस केस में आर्गुमेंटेड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, सो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। किस केस में, जब हमने क्या लिया हुआ है, लेमडा इक्वल टू 3 लिया हुआ है एंड म्यू क्या लिया है, नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, इस केस में क्या मिला हमको, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। इसका मतलब इस केस में हमको क्या मिल गया, नो सोल्यूशन। ठीक है, सो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन होगा, कब, जब लेमडा की वैल्यू 3 हो एंड म्यू की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 10। समझ में आया, ठीक, चलो जी, हम बात किसी करते हैं अब यूनिक सोल्यूशन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड पार्ट, यूनिक सोल्यूशन। अब देखो, यूनिक सोल्यूशन आएगा कब, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी एंड इक्वल टू किसके हो, 3 के, राइट। 3 के मतलब क्या, ए का ऑर्डर क्या है, 3x3 है, देखो ए क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। सो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए हमारे पास, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू 3 होना चाहिए, राइट, यानी कि n के इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। ठीक, रैंक ऑफ ए 3 कब होगा, देखो यहाँ पे यही ए है, रैंक ऑफ 3 ए 3 कब होगा, जब लेमडा की वैल्यू क्या हो, 3 ना हो, क्योंकि लेमडा की वैल्यू 3 होने पे 0 हो जा रही है। एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी कब 3 होगा, जब सिंपल एक ही केस है, लेमडा क्या हो, नॉट इक्वल टू 3, बिकॉज एक बार लेमडा की वैल्यू हमने 3 ले लिया, यह तो 0 हो गया। ठीक, बट हम बात कर रहे हैं यूनिक सोल्यूशन की, इट्स मीन्स रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लेमडा की कोई भी वैल्यू ले लो आप, कोई भी रियल वैल्यू 3 को छोड़कर, सो ए का रैंक हमेशा क्या आएगा, 3 आ गया। जब ए का रैंक 3 आ चुका है तो म्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, कुछ भी लो, आर्गुमेंटेड का रैंक तो हमेशा 3 ही रहेगा ना, क्यों। सो वही मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि हमको कौन सी कंडीशन चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू 3। यहाँ देखो, फॉर लेमडा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3,
ठीक है, हमको क्या मिला, रैंक ऑफ ए क्या है 3 के इक्वल है। देखो लेमडा यदि 3 के इक्वल नहीं होगा तो यह क्वांटिटी 0 नहीं होगी। सो बाई इकोलॉन फॉर्म इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 होंगे, इसकी रैंक कितनी होगी 3 होगी, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इस पूरे मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे मतलब आर्गुमेंटेड की, तो यह नॉन जीरो हो गया है, तो यह चाहे कुछ भी हो, ठीक। सो इसका मतलब उस केस में यह क्या होगा, आर्गुमेंटेड बी के इक्वल, ठीक है, फॉर एवरी म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, चाहे कोई भी म्यू ले लो आप, लेमडा नॉट इक्वल टू 3 पे हमेशा कैसा आएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये यूनिक सोल्यूशन। समझ में आया कि जब लेमडा की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 3 एंड कोई भी म्यू ले लो उसके पास क्या मिलेगा, हमेशा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। कब मिला, मैं मन को यहाँ लिख दे रहा हूँ, कब मिला, फॉर लेमडा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग्स टू आर, म्यू कोई भी रियल नंबर लो। समझ में आया। एक कौन सा केस था, जब हम किसकी बात किए थे, यूनिक सोल्यूशन की। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ किसकी बात करनी है हमको, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। हमको यहाँ किसकी बात करनी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या केस होता है, जल्दी देख लो, यहाँ मैं हल्का सा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतने में काम चल जाएगा हमारा। इनफाइनाइट सोल्यूशन, राइट। सो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी लेस देन एन हो। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 3, ओके। अब ध्यान से देखो मेरी बात, यदि हम क्या ले लें, लेमडा की वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, तो यह क्या हो गया, 0 हो गया। एंड लेमडा की म्यू की वैल्यू 10 ले लें तो भी 0 हो गया। सो रैंक ऑफ ए भी 2 हो गया, आर्गुमेंटेड का भी 2 हो गया, ठीक है, जो कैसा है, लेस देन 3। सो उस केस में इसके पास कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ लेमडा की वैल्यू क्या हो, 3 हो एंड म्यू की वैल्यू 10 हो, उस केस में हमको क्या मिला, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, यह दोनों 2 के इक्वल होंगे, जो कैसा है, लेस देन 3 है। सो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ में आया। फिर से एक बार इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ समझने के लिए। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, लेमडा म्यू की किस वैल्यू के लिए इसके पास क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए क्या हो, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, राइट। सो जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको हमने क्या किया, आर्गुमेंटेड के साथ इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैट्रिक्स के रैंक निकालने के लिए हम इकोलॉन फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ देखो ए में जो देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरे में क्वेश्चन मार्क आ रहा है हमारा, ठीक है, देख लेंगे इसको। यदि नो सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ठीक है। अब देखो यदि मैं लेमडा की वैल्यू 3 ले लूँ तो यह क्या हो गया, 0। सो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया। एंड म्यू की क्या वैल्यू ले लूँ, 10 के अलावा कुछ भी, ये 10 के अलावा लूँगा तो यह क्वांटिटी क्या होगी, नॉन जीरो। सो उस केस में आर्गुमेंटेड का रैंक कितना आएगा, 3 आ गया। सो ए का रैंक लेमडा इक्वल टू 3 के लिए 2 आया हुआ है, एंड आर्गुमेंटेड का रैंक म्यू नॉट इक्वल टू 10 के लिए क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और ए का 2 आया हुआ है। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, अनइक्वल। कब, जब लेमडा की वैल्यू 3 है, म्यू की वैल्यू क्या है, 10 है, नॉट इक्वल टू 10 है। तो इसका मतलब उस केस में इसके पास क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, ठीक। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करना है, आर्गुमेंटेड और ए का रैंक इक्वल होना चाहिए, और किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि 3 के इक्वल। सो यहाँ यह आपके पास ए है, राइट। सो यह इसका रैंक 3 कब होगा, जब लेमडा की वैल्यू 3 ना हो, क्योंकि लेमडा की वैल्यू 3 होगी तो यह 0 हो गया, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। सो लेमडा क्या हो, नॉट इक्वल टू 3 हो, ठीक। यदि लेमडा नॉट इक्वल टू 3 है तो इसका रैंक कितना हो गया, 3, ओके। और इसकी चाहे कुछ भी वैल्यू हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसका मतलब जब लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 हो, तो उस केस में दोनों का रैंक सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, 3 के। सो उस केस में यूनिक सोल्यूशन कब, जब लेमडा नॉट इक्वल टू 3 हो। म्यू चाहे कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट वन क्या बोल रहा आपसे पास, इनफाइनाइट सोल्यूशन, दोनों का रैंक सेम होना चाहिए एंड लेस देन n होना चाहिए, यहाँ n की वैल्यू 3 है। अब देखो n से छोटा होना चाहिए, राइट, यानी 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटे होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 2, यानी कि इन दोनों का क्या वैल्यू होनी चाहिए, या तो 1 हो या तो 2 हो। तो यहाँ देखो
इक्लॉम फॉर्म में 2 नॉन जीरो रो तो आ चुका है, यानी इसका रैंक 2 तो होगा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 की। सो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 2 कब आएगा, जब लेमडा की वैल्यू क्या हो, 3 हो। देखो लेमडा की वैल्यू 3 पे म्यू क्या आ गया, रैंक ऑफ ए क्या आ गया, 2 आ गया। यदि हम म्यू इक्वल टू भी 10 ले लें तो आर्गुमेंटेड का भी रैंक 2 आ जाएगा। सो रैंक ऑफ ए और आर्गुमेंटेड का क्या आएगा, 2 आएगा। कब, जब लेमडा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू क्या हो, 10 हो, राइट। उस केस में क्या होगा, लेस देन 3, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ में आया?